हेलो बच्चों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल प्रेम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो साइंस है उसे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका चैप्टर्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स देखते हैं। तो चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सेकंड में देखेंगे अम्ल, क्षारक तथा लवण। और तीसरा नंबर में हमारा रहेगा धातु और अधातु। चौथा नंबर पर रहेगा कार्बन की यौगिक। एंड हमारा जो पाँचवा नंबर पे हमारा रहेगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। छठा पे रहेगा जैव प्रक्रम। सातवां में रहेगा नियंत्रण एवं समन्वय। आठवां पे रहेगा जीव जनन कैसे करते हैं। और आगे चलते हैं। 9th नंबर पे जो हमारा रहेगा वो रहेगा अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम। और 10 नंबर पे हमारा रहेगा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। 11 नंबर पे हमारा रहेगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और हम 12 नंबर पे देखेंगे विद्युत धारा। 13 नंबर पे देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद आते हैं 14 नंबर पे रहेगा ऊर्जा का स्रोत। 15 नंबर पे हमारा पर्यावरण। 16 नंबर पे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे पहला चैप्टर। जो हमारा पहला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। बेसिकली ये जो मेरा जो नोट्स है वो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल प्रेम सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, जिससे आपको मेरा सबसे पहले वीडियो अपलोड करें और तुरंत आपको मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें तत्व, संकेत, परमाणु संख्या और द्रव्यमान के बारे में समझना पड़ेगा, और इसे हमें याद भी करना होगा। तो सबसे पहले देखा जाए, जो हाइड्रोजन का संकेत होता है वो H होता है, और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है। और सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं, आइए, ये जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H हुआ, इसका परमाणु संख्या 1 है। और परमाणु द्रव्यमान वैसे तो डबल होता है परमाणु संख्या के, लेकिन कहीं कहीं पे हमारा आगे पीछे भी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखेंगे हाइड्रोजन का H हो गया, H का 1 परमाणु संख्या, और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। हीलियम का He2 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 4। लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, और फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्केडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैंगनीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Cu, निकेल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। इसमें हम लोग टोटल 30 परमाणु संख्या है। हम लोग अभी 10th में हमारा इतना ही काम देगा, तो हम लोग इतना ही याद करेंगे, ज़्यादा लोड लेके नहीं चलेंगे। तो वही है, परमाणु संख्या उसी तरह है, आप याद कर लीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान लगभग बता ही दिए, उसका डबल होता है, कहीं कहीं पे आगे पीछे होता है, तो उसे भी आप याद कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमारा आता है अभिकारक किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारा है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक, चलिए अभिकारक देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारकों को रासायनिक समीकरण में हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आएगा उत्पाद। उत्पाद क्या है? तो हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को रासायनिक समीकरण में हमेशा तीर चिन्ह के दाईं ओर रखा जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं अभिकारक को क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण में जो है
उसे हमेशा क्या करते हैं, तीर चिन्ह के बाईं ओर रखते हैं। और जो उत्पाद होता है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं कि दाईं ओर रखते हैं तीर चिन्ह के हमेशा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, संतुलित समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरणों में संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादन दोनों के अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, CO+O2। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो CO+O2 जो है, यहाँ पे इसका तीर चिन्ह जैसे हम लोग बोलते हैं, बोल ही रहे थे कि तीर चिन्ह जो होता है ये, एक मिनट हम लोग तीर चिन्ह देखते हैं। जो तीर चिन्ह होता है ये जो तीर चिन्ह है, इसी में ये जो हमारा तीर चिन्ह के जो बाईं ओर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ा। तीर चिन्ह के जो बाईं ओर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो तीर चिन्ह के दाईं ओर होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं C+O2 इक्वल टू, या फिर तीर चिन्ह के दाईं ओर जो हमारा CO2 है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दाईं ओर हमारा क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखें कि उत्पाद बनता है। और तीर चिन्ह की जो बाईं ओर है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको संतुलित करेंगे, तो उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण जो कहते हैं उसी को कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे संतुलित कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि C इधर जो तीर चिन्ह के बाईं ओर है वहाँ हम लोग देखते हैं कि एक कार्बन है, और तीर चिन्ह के जो दाईं ओर है इधर भी एक कार्बन है। और इधर देखते हैं कि O हमारा यानी ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हमारा 2 है। तो तीर चिन्ह के दाईं ओर भी देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन 2 है, यानी यहाँ पे हमारा जो समीकरण है वो हमारा संतुलित है। तो बस इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी पे है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक, अब एक मिनट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। जो रासायनिक समीकरण है वो जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसीलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि वायु में जलने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको साफ क्यों किया जाता है। तो बेसिकली जो मैग्नीशियम एक क्या है, क्रियाशील धातु होता है। जो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मैग्नीशियम एक क्या है, एक क्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने पृष्ठ पर ऑक्साइड के परत बनाती है, जो इसके जलने में अवरोध पैदा करती है। इसीलिए वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो देखते हैं, जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, एक क्रियाशील धातु है। यानी एक क्या है, क्रियाशील धातु, बहुत जल्दी क्रिया करता है। तो जो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ अभिक्रिया करके अपने पृष्ठ पर ऑक्साइड का जो एक परत बनाती है, वो क्या करती है, बहुत जल्दी क्रियाशील, क्रियाशील मतलब एक क्या है, मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, तो वो बहुत ही जल्दी वायु में जो उपस्थित क्या होता है, वायु में हमेशा उपस्थित होता है ऑक्सीजन, तो वही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने पृष्ठ पर जो है ऑक्साइड का परत बनाती है, जो इसके जलने में अवरोध पैदा करती है। इसीलिए वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया, अब चलिए संयोजन अभिक्रिया चलते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर क्या करते हैं, एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, C+O2 इक्वल टू CO2 और Mg+O2 बराबर MgO होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलन करते हैं। यानी देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हम लोग देखें Mg है, यहाँ पे Mg है, यहाँ पे O2 है, और यहाँ पे 2MgO है। यहाँ पे हमारी यही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे Mg यहाँ पे एक है, हम लोग तीर चिन्ह के बाईं ओर देखते हैं, जो Mg हमारा है यहाँ एक ही है, पहले एक ही था,
इसको जैसे मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है 2, अब देखते हैं इसको 2 क्यों किए थे। तो Mg जो है यहाँ पे हमारा है पहले एक ही है और इस साइड भी हमारा एक ही था। तो क्या किया, इसको संतुलन करने के लिए यहाँ पे जैसे इधर एक है और O2 हमारे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारा O एक है। तो Mg तो एक एक है, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे एक मिनट हम लोग इसको ये करते हैं, जैसे Mg हमारा यहाँ पे एक है और Mg यहाँ पर एक है। O2 तो हमारे यहाँ पे 2 है, यानी ऑक्सीजन जो हमारे यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे एक ही था। इसको हम लोग संतुलन करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएं। तो यहाँ जैसे हम लोग 2 लगाएं तो क्या हुआ, यहाँ पे Mg और O दोनों हमारा 2-2 करके हो गया, लेकिन इस साइड पे हमारा एक ही Mg हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 से इसको गुना कर दिए। तो हमारा इधर भी Mg 2 हो गया, यहाँ भी हमारा Mg 2 हो गया, यहाँ O2 भी 2 हो गया, यहाँ O भी 2 हो गया। तो हम लोग यही जो होता है हमारा संतुलन हो गया है। यही हमारा संतुलित समीकरण भी इसको बोला जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वही है कि जैसे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक, यानी एक C है, एक मिनट, जैसे हमारा एक C है और यहाँ एक ऑक्सीजन है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन 2 संयोजन है, जो हमारा 2 अभिकारक है, सॉरी 2 अभिकारक है जो जुड़कर क्या करते हैं, एकल यानी एक उत्पाद का निर्माण करता है, यानी एक प्रोडक्ट का जो है निर्माण करते हैं। सॉरी, यहाँ जो एक प्रोडक्ट है यानी CO2, यहाँ पे हमारा C बना और यहाँ O2 दोनों मिलकर CO2, यहाँ पे Mg प्लस O2 दोनों मिलकर MgO बना। इसको हम लोग संतुलित किए, तो यहाँ पे हम लोग संतुलित जब किए तो यहाँ पे हमारा 2Mg हो गया और O2 हो गया इक्वल टू 2MgO हो गया। चलिए ये भी समझ गए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो वियोजन अभिक्रिया उसे बोलते हैं जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जैसे उल्टा चीज़ है हमारा, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें क्या संयोजन, यहाँ पे हम लोगों ने देखा संयोजन और यहाँ पे हम लोगों ने देख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वियोजन। संयोजन और वियोजन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे संयोजन में क्या हुआ हमारा, संयोजन में हमारा हुआ कि यहाँ पे जैसे तीर चिन्ह के जो बाईं ओर है यहाँ दो प्रोडक्ट बना है, यानी 2 हमारा अभिकारक बना है और 2 अभिकारक से मिलके एक बना। और इधर जो हमारा है वियोजन में, यहाँ हमारा एक ही उत्पाद है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक ही उत्पाद यानी प्रोडक्ट है, जो कि हमारा टूटकर क्या बना है, टूटकर हमारा 2 प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसी को समझ गए आप। तो जैसे वियोजन वही होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Ca प्लस CO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। यहाँ पे हम लोग दोनों साइड देख लेते हैं कि दोनों हमारा संतुलित है कि नहीं। सबसे पहले Ca यहाँ पे हमारा एक है, यहाँ भी हमारा एक है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं जो कार्बन जो हमारा यहाँ पे है C हमारे यहाँ पे एक है और यहाँ भी हमारा एक कार्बन है, यहाँ भी हमारा क्या है, एक ही कार्बन है। यहाँ पे हमारा O3 है, माने O हमारा यहाँ पे 3 गो है और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, दोनों मिलके हमारा क्या बन गया, 3 ऑक्सीजन। तो दोनों साइड हमारा क्या है, संतुलित है। आगे चलते हैं, हमारा 7वां जो क्वेश्चन होगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें इसका। तो श्वसन के दौरान लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन का विघटन होता है। भोजन का क्या होता है, विघटन होता है, अर्थात उपचयन होता है और इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा ऊष्माक्षेपी 8वां नंबर पे क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा ऊष्मा मुक्त होती है, यानी जो ऊष्मा हमारा किससे मुक्त होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के पश्चात जो होता है ऊष्मा मुक्त होती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे C प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस ऊष्मा, इसके साथ हम लोग ऊष्मा भी जोड़ देते हैं। जैसे C यहाँ पे कार्बन देखिए
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इक्वल कर लेते हैं। जो कार्बन यहाँ पे हमारा है तीर चिन्ह के बाईं ओर, यहाँ हमारा C एक है, और तीर चिन्ह के जो दाईं ओर है यहाँ भी हमारा C एक है। दोनों सेम है, इक्वल है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन भी यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा 2 है। चलिए दोनों हमारे यहाँ संतुलित हो चुका है। तो इसमें हम लोग समझ लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ इसको समझाना। तो बस वही सेम चीज़ है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, इसमें मुक्त होती है और इसमें अवशोषित होती है, उससे सॉरी यहाँ पे हम लोग ऊष्माक्षेपी देखें, यहाँ पे हम लोग ऊष्मा शोषी देखेंगे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा देखिए ऊष्माक्षेपी है और यहाँ पे हमारा ऊष्माशोषी है। तो ऊष्मा को जो शोषण करता है, और यहाँ पे ऊष्माक्षेपी यानी कि जो जहाँ पे हमारा मुक्त होता है, ऊष्मा जो हमारा मुक्त होता है, यहाँ पे हमारा एक मिनट, यहाँ पे जो हमारा ऊष्मा यहाँ पे क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऊष्माशोषी हम लोग अभिक्रिया इसको बोलते हैं। जैसे जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+H2 = CH2 माइनस ऊष्मा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा हो रहा है ऊष्मा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस ऊष्मा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन पे। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। जो वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया अभी हम लोग देखें ऊपर पिछला क्वेश्चन में, तो वियोजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग कर या फिर संयोजन कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 = CO2। परंतु वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक के टूटने से 2 या 2 से अधिक उत्पाद पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे CaCO3 = CaO + CO2। दोनों साइड हम लोग देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं। यहाँ भी हम लोग देखते हैं C यहाँ पे 1 है कार्बन, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। नीचे देखते हैं हमारा जो CO3 जो है, यहाँ पे कैल्शियम जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। यहाँ पे हमारा कार्बन जो है यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 + 1 3 इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचयन तथा अपचयन को उदाहरण सहित परिभाषित करें। उपचयन किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन हमारा जुड़ता है और हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा घटता है, यानी ये निकलता है, उसे उपचयन कहते हैं। जैसे C+O2 = CO2 और Mg+O2 = MgO। यहाँ पे क्या है देखिए, उपचयन में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का योग होता है। यहाँ देखिए हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे एक मिनट दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन प्लस में हो रहा है, और जो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ दिख ही नहीं रहा है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। हम लोग देखते हैं उपचयन में क्या होता है, उपचयन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होता है। यहाँ पे हम लोग का जो है हाइड्रोजन का योग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का यानी H का हमारा यहाँ प्लस होता है, और जो है ऑक्सीजन यानी O वो हमारे क्या माइनस, यानी ये हटेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग यही देखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होता है, उसे अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए हम लोग आपको बताए थे कि यहाँ पे जो हमारा हो रहा है CuO + H2 = Cu + H2O। यहाँ पे जैसे देखिए H का क्या होता है, H2 का, H2 हमारे यहाँ क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस में हो रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग का ऑक्सीजन है उसका कमी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो ये हम लोग VVI लगा लेते हैं। चलिए हम लोग देख रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। VVI हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें VVI कर लीजिए। ये जो है हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा जाता है। यहाँ देख लिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन और उपचयन हम लोग देख ही लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल छोड़िएगा नहीं, एग्जाम्पल हमेशा लिखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल में भी नंबर दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। यहाँ पे देखिए उपचयन में क्या हो रहा था, हमारा जो ऑक्सीजन है ZnO और Zn, और यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है और यहाँ हमारा एक कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन भी एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, यहाँ Zn एक है, Zn एक है, यहाँ तो सब संतुलित है। तो यहाँ पे हम लोग देख, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल जो है लिखना छोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए उपचयन भी देख लिए और अपचयन भी हम लोग देख लिए हैं। अब कुछ कुछ यहाँ पे हमारा जो सवाल रहेगा ये इससे भी क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं 13 नंबर पे क्या है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4Na, यहाँ पे जो है हमारा 4Na प्लस O2 इक्वल टू 2Na2O, यहाँ पे हम लोग संतुलित किया हुआ है इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे हमारा Na दिखता, यहाँ पे हमारा Na दिखता और यहाँ O2 रहता, यहाँ Na2O रहता है। यहाँ पे जैसे हमारा 4 Na है, यहाँ पे देख लीजिए हमारा सोडियम जो है यहाँ पे हमारा 4 सोडियम है और यहाँ पर भी हमारा 4 सोडियम है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए इसके साथ O के साथ 2 हमारा इंटू किया गया है तो 2 ऑक्सीजन है, संतुलित है। उसी तरह जो हमारा है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, यहाँ पे Cu जो हमारा कॉपर जो है, कॉपर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ H2 यानी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, बराबर है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं उत्तर में आंसर क्या, देखिए Na का क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पहचान करना है सिर्फ। Na का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। Cu का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। H2 का उपचयन हो रहा है। यहाँ पे हमारा 3 क्वेश्चन है, तो उपचयन और अपचयन आपको बता ही दिए। आप फिर से ऊपर देख लीजिएगा क्योंकि आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है। जब लोहे का जो कील होता है यानी कांटी, आप लोग कांटी जिसको बोलते हैं, हम लोग का भाषा में कांटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट एक होता है विलयन, यानी उसमें क्या करते हैं हम लोग, लोहे का कील जो रहता है, जो कांटी होता है, उसको हम कहाँ डुबा के रखते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। तो विलयन का रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों बदलता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। जो हमारा लोहा है वो अधिक क्रियाशील धातु है, किससे, कॉपर से, जिससे कॉपर विस्थापित हो जाता है और आयरन सल्फेट का एक नया यौगिक बन जाता है। क्या होता है, आयरन सल्फेट का एक नया यौगिक बन जाता है, ठीक है, एक बॉन्ड बन जाता है, नया नया बॉन्ड। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि Fe, यहाँ पे देखते हैं Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे FeSO4 को हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फेट। ये आप देख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है कि FeSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर आयरन सल्फेट का सूत्र आपको लिखने के लिए बोलेगा, तो आप लोग को आपको बताना पड़ेगा FeSO4 होता है आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे यहाँ 15th क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है। जब लोहे की वस्तु को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का वस्तु यानी कोई भी चीज़, मान के चलिए लोहा यानी कांटी मान के चलिए, तो लोहा का कांटी होता है, ठीक है ना, कोई भी लोहे की वस्तु को
खुला में छोड़ देते हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने लगती है। यानी ऑक्सीजन तो हमेशा वायुमंडल में होता है, तो इसके साथ क्या करता है, अभिक्रिया करने यानी रिएक्शन करने लगता है, जिससे धातु के पृष्ठ पर भूरे रंग का क्या है, एक परत जम जाती है। भूरे रंग की क्या होती है, एक परत जम जाती है, जो धातुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। धीरे धीरे देखिएगा, कोई भी कांटी को ज़्यादा दिन तक रख दीजिएगा, फिर कोई भी लोहा की चीज़ को बाहर में रख दीजिएगा, तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, जंग लगने लगता है। यानी धीरे धीरे जो उसका ये धातु है उसको धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं, या फिर जंग लगना भी बोल सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर अपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, जिससे ऐसे खाद्य पदार्थ का गंध एवं स्वाद बदल जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे जो तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होता है उसको वायु में लंबे समय तक अगर खुला छोड़ देते हैं तो वह क्या होता है, उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाता है, जिससे ऐसे खाद्य पदार्थों का गंध एवं स्वाद जो होता है बदल जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु को आप हमेशा देखे होंगे कि इसको हम पेंट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोहे की जो वस्तु होती है, लोहे की वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लोहे का वस्तु होता है उसको हम लोग पेंट क्यों करते हैं। लोहे की जो वस्तु होती है उसको हम लोग पेंट क्यों करते हैं। आप देखे होंगे हमेशा घर में कोई भी लोहे की वस्तु होती है उसको हम लोग पेंट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोहे का वस्तु होता है, देखिए हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर इसका करते हैं कि लोहे की वस्तु को नमी युक्त वायु में खुला छोड़ देने पर उसके पृष्ठ पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है। बस वही जो चीज़ हम लोग पढ़े, हम लोग यहाँ पे जो पढ़े यहाँ संक्षारण, संक्षारण को बस वही चीज़ है, उसी का हम लोग यहाँ पे कॉपी कर दिया, मान के चलिए वही चीज़ है, जंग लगना उसी को बोला जाता है। तो लोहे की वस्तु को नमीयुक्त वायु में खुला छोड़ देने पर उसके पृष्ठ पर भूरे रंग की एक परत बन जाती है, जिससे जंग लगना कहते हैं। जंग लगना संक्षारण है, देखिए वही चीज़ है, संक्षारण उसी को बोला जाता है। जंग लगना को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। अतः जंग लगने से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है 18 नंबर पे। किसी पदार्थ एक्स, मान के चलते यहाँ पे किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग, जो किसी पदार्थ एक्स मान के चलते, कोई पदार्थ एक है एक्स है, एक्स मान के चलते हैं, का जो विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो यहाँ पे पदार्थ एक्स का नाम तथा इनका रासायनिक सूत्र लिखें और ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स को जल के साथ अभिक्रिया लिखें। यानी जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी पदार्थ एक्स का विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यानी कोई जो पदार्थ है इसका उपयोग हम लोग जो है सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। यानी जो एक्स है, यानी जो पदार्थ है, एक्स का नाम क्या हो सकता है, चूना। चूना से हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेदी करते हैं। यानी घर में जो चूना लगाते हैं, जो हम लोग रंग ये करते हैं, तो सबसे पहले चूना लगाते हैं, तो वही चूना, एक्स का नाम क्या हो सकता है, चूना। सफ़ेदी करने के लिए उसी का उपयोग करते हैं। और उसका हम लोग का क्या बोल रहा है, रासायनिक सूत्र भी बोल रहा है। रासायनिक सूत्र यानी जो रासायनिक सूत्र होगा उसको भी लिखना है। तो रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है, CaO। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र हमेशा क्या होता है, CaO। आगे चलते हैं। जो H2 के साथ अभिक्रिया कराने के लिए बोला है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, जल के साथ अभिक्रिया कराने। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है जल के साथ, यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए बोला गया है। तो जल यानी कि H2O, तो H2O के साथ अभिक्रिया अगर कराते हैं हम तो क्या होगा, चूना को H2O के साथ, यानी देखिएगा जो चूना होता है हम लोग हर मतलब घर में जो हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जल के साथ उसको मिश्रित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, CaOH2 बन जाएगा हमारा। CaO + H2 क्या बन जाएगा, CaOH2। ठीक है, इसको हम लोग इक्वल कर लेंगे, आप कर लीजिएगा इक्वल, वैसे इक्वल है यहाँ पे। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। तो विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है उसको हटाकर कम क्रियाशील तत्व को हटाकर, किसको हटाकर, कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसका स्थान जो है ले लेता है। कौन,
अधिक क्रियाशील धातु, है ना, और एक नया यौगिक बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe+CuSO4, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हर क्वेश्चन पे लिखिएगा, जहाँ जहाँ जैसे जैसा जैसा मेरा नोट्स है वही नोट्स के आधार पर लिखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग Fe+CuSO4 इक्वल टू FeSO4+Cu। यहाँ पे भी देख लीजिएगा कि संतुलित है कि नहीं, वैसे संतुलित सब में किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसको कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले जो वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयरनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयरन का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 + BaCl2 इक्वल टू BaSO4 + 2NaCl। ठीक है। अब यहाँ 20वां नंबर क्वेश्चन, संतुलित करें। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, H2+O2 इक्वल टू H2O। यहाँ पे हम लोग संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग देखे हैं कि 2H है और यहाँ पे 2H है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन हमारा जैसे यहाँ पे 1 है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2H है और यहाँ पर भी 2H है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 ही था, तो उसको हम लोग इक्वल करने के लिए हम लोग पीछे यहाँ 2 नहीं लगा सकते हैं। कभी भी लगाएंगे तो आगे लगाएंगे, पीछे हम लोग कहीं नहीं जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ हम लोग ऐड कर सकते हैं आगे ही, यानी मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 और यहाँ 2, यानी 2 2 जा 4, यहाँ 2 हमारा 4 यहाँ हाइड्रोजन बन जा रहा है। तो उसको हम लोग इक्वल करने के लिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही था, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ता है। तो बस सेम चीज़ है, वही हम आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कर लीजिएगा। नहीं अगर हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, संतुलित करना है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में भी वही चीज़ है, यहाँ भी संतुलित करना है। अब देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस भी क्वेश्चन पे आपको दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ये 24वां नंबर क्वेश्चन है, जैसे तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु में खुला छोड़ देने पर उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाता है, जिससे उनका गंध एवं स्वाद दोनों बदल जाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन में उसको, नाइट्रोजन के मतलब जो होता है हमारा तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, उसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ प्रभावित करके रखते हैं हम लोग। तो क्यों? क्योंकि विकृत गंधिता ना हो, विकृत गंधित ना हो। तो विकृत गंधित मतलब वही समझ लीजिए जो खराब होना। तो बस वही चीज़ है, हमारे तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो बस तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु में खुला छोड़ देने पर अपचयित हो जाता है, यानी विकृत गंधित हो जाता है, इससे उसका गंध और स्वाद बदल जाता है। इसीलिए हम लोग तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित कर किया जाता है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X। अब देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व क्या है, चमकदार जो तत्व है उसको हम लोग X मान के चलते हैं। कोई भी तत्व, यानी जो हमारा ये है X मान के चल रहे हैं हम लोग कोई भी तत्व को, तो उसको क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो तत्व X का नाम कॉपर है। कॉपर क्या होता है, भूरे रंग का होता है, एक चमकदार तत्व होता है कॉपर, जो वायु की उपस्थिति में उसको अगर गर्म करते हैं तो वह काला हो जाता है। देखिएगा, कभी भी हम लोग कॉपर को वायु की उपस्थिति में कभी भी हम लोग गर्म करते हैं कॉपर को, तो देखिएगा वो काला हो जाता है। क्यों? यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिएक्शन, आप देखिए। इस तत्व X एवं उस काले रंग के जो यौगिक है उसका नाम भी पूछा गया है। तो सबसे पहले तत्व X का नाम कॉपर है तथा काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड है, CuO। इसका रासायनिक सूत्र है CuO। तो यहाँ पे हम लोग इसको संतुलित भी कर लेंगे, Cu+O2 इक्वल टू CuO। तो यहाँ पे जैसे 2 O2 था, तो इसीलिए इसको ऑक्सीजन को हम लोग इक्वल करने के लिए आगे हम लोग 2 से इंटू कर दिए, तो कॉपर भी हमारा 2 हो गया। तो यहाँ कॉपर भी हम लोग 2 करने के लिए आगे 2 से इंटू कर दिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, कॉपर भी हमारा 2 है, ऑक्सीजन भी हमारा 2 है, यहाँ पे कॉपर भी यहाँ 2 है, ऑक्सीजन भी हमारा 2 है। तो बस आगे बढ़ते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन पे।
अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तथा इसके कुछ उदाहरण भी बताइए। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी अवक्षेप यानी अविलेय पदार्थ, अवक्षेप किसको बोलते हैं? अविलेय पदार्थ, जो विलय नहीं होता है, जो पानी में नहीं घुलता, मान के चलिए वही है, का निर्माण होता है, उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4, इसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। BaSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप। ठीक है, प्लस 2NaCl, इसको भी हम लोग संतुलित कर लेंगे। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊष्मा में वियोजित अभिक्रिया CaCO3, यहाँ पे हम लोग ऊष्मा देते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। प्रकाश से वियोजित अभिक्रिया 2AgCl, इसमें प्रकाश के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो 2Ag प्लस Cl2 बनता है। विद्युत से वियोजित अभिक्रिया 2H2O को हम लोग क्या करते हैं? विद्युत से वियोजित करते हैं तो 2H2 प्लस O2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संतुलित कीजिए। बस वही चीज़ है, यहाँ पर भी हम लोग संतुलित करेंगे। वहाँ तो हम लोग बता ही दिए कि किस तरह इसको संतुलित करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं KO प्लस H2 इक्वल टू KOH प्लस H2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एक K है यहाँ पे हमारा एक K है, यहाँ पर भी हमारा एक ही है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हमारा 2 प्लस 1 3 है, तो इसको हम लोग संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 2 से इंटू कर दिए हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन को 2 से इंटू कर दिए हैं, यानी 2 दूने 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 4 इधर भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ये है के, यानी कि जो पोटेशियम है यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी हमारा 2 छूट गया, लेकिन यहाँ पे 2 कर दीजिएगा। 2 पोटेशियम यहाँ हो जाएगा, 2 पोटेशियम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारा 2 है। यहाँ पे तो देख ही लिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। चलिए इस तरह हम लोग आगे संतुलित करेंगे। 29वां क्वेश्चन में वही है, संतुलित कीजिए। और चलिए ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, आप देख लीजिएगा। इसे थोड़ा नोट अपना बना के रखिएगा, नोट भी करके रखिएगा कॉपी में, आपका काम देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको चुन के बताए हैं और चैप्टर में भी इतना ही क्वेश्चन है। इतना अगर आप कर लीजिएगा तो आपका फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।